हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमारी पुरानी कहानी का आधा भाग बाकी था, तो हम कहानी आज वहीं से शुरू करेंगे। तो बात कुछ यूँ थी कि विनीता वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इसीलिए विनीता ने जाके आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बच गई। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सभी गांव वालों ने विनीता को बहुत चिल्लाया और विनीता को अगली बार ऐसा नहीं करने को कहा। विनीता बहुत परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने ये बात अपने एक दूर के भाई को बताया। जब उसके भाई को ये बात पता चली तो उसने विनीता को विश्वास दिलाया कि वो इसका पता ज़रूर करके रहेगा। विनीता का भाई अब विनीता के घर आ गया था। विनीता के भाई ने फिर एक रात देखा कि विनीता का पति घर से चुपचाप बाहर निकल रहा था। विनीता का भाई भी बिल्कुल दबे कदमों से विनीता के पति का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंच गया। वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी। फिर उसने देखा कि विनीता का पति वहाँ एक आघोरी बाबा से मिला और उस बाबा ने विनीता के पति के हाथ में एक बहुत बड़ा बैग दिया जिसमें बहुत सारा पैसा था और इसके बदले में विनीता के पति ने बाबा को एक हरी रंग की बोतल दी। अब विनीता के भाई को समझ आ गया था कि हॉस्पिटल में हुई इतनी सारी मौत के पीछे ज़रूर इन लोगों का हाथ है। उस वक्त वो कुछ नहीं बोला और घर आकर उसने ये सारी बात अपनी बहन को बता दी, जिस पर विनीता ने कहा, अगर ये सारी बात सच है तो इसके बदले मेरे पति को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए वो सब गांव के लोगों को जमा करके अगली रात वही जगह पर पहुंची जहां उसका पति पिछली रात उस बाबा से मिलने गया था। और उन्हें वहां पता चला कि विनीता का पति सब लोगों को जान से मारकर उनकी आत्माओं को बोतल में बंद करके उस बाबा को लाके देता था। बल्कि उस आत्माओं को बोतल में बंद करने के लिए उसी आघोरी बाबा ने उसे कुछ तंत्र मंत्र दिए थे, जिसकी मदद से वो ये सब करता था। ये सब सुनकर विनीता के लोगों का खून खौल उठा और सब विनीता के पति और उस बाबा को मारने के लिए गए, लेकिन विनीता ने सबको रोक दिया और कहा, इनसे बदला वही लोगों की आत्मा लेगी जिन लोगों को इन्होंने मारा है। ये बोलकर उसने वो सारी बोतल तोड़ दी जिसमें गांव के लोगों की आत्माएं बंद थी। उसके बाद वो सभी लोगों का कहना है कि हमने अपनी आँखों से सब आत्माओं का गुस्सा देखा। वो सारी आत्माएं बस एक बात ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि हमें क्यों मारा, हमारा कसूर क्या था। इसके बाद असली मौत का खेल शुरू हुआ। एक आत्मा ने तो उस आघोरी बाबा की आंखें निकाल दी, एक ने ज़बान काट दी, किसी आत्मा ने हाथ काट दिए तो किसी ने टांगे काट दिए। ऐसी भयानक मौत देखते ही विनीता का पति समझ गया था कि अगली बारी मेरी है। इसीलिए उसने ज़मीन पे पड़ा कांच का टुकड़ा उठाया और एक झटके से अपनी गर्दन पे फिरा लिया और तुरंत ही मर गया। उसके बाद वो सारी आत्माएं भी वहाँ से गायब हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि आज भी उसी जगह पे आत्माएं देखी जाती है और महसूस भी की जाती है और उस हॉस्पिटल में भी बहुत मर्तबा आत्माओं को देखा और महसूस किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में वही सब गांव वालों की आत्माएं भटकती है जिन्हें विनीता के पति ने मारा था और वो शायद इसलिए भटकती है ताकि जो उनके साथ हुआ वो अब और किसी के साथ ना हो। इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं जिस जगह पे उस आघोरी बाबा और विनीता के पति की मौत हुई थी, वो दोनों की आत्मा उसी सुनसान जगह पर भटक रही है। अब पता नहीं इसमें क्या सच है और क्या झूठ। तो दोस्तों, ये थी विनीता की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर पुरानी कहानी भी ज़रूर सुनिए। आप लोगों को
ज़रूर मज़ा आएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी अर्जुन ने भेजी है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में रहता है। लेकिन ये हादसा उन लोगों के साथ तब घटा था जब वो बोर गांव में रहते थे। अर्जुन का कहना है कि जब मेरी उम्र बहुत से बहुत 7 साल की होगी, एक मर्तबा की बात है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे पूरे गांव में एक अजीब सी ढोल की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था किसी की शादी हो रही है। सभी गांव वाले पहले तो अपने घर की खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं दिखाई दिया। धीरे धीरे करके सब अपने अपने घर से निकल के उस आवाज़ को ढूंढने लगे। आवाज़ धीमे धीमे बढ़ते चले जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देने के बाद सभी लोग ने सोचा कि थोड़ा गांव से बाहर जाकर देखते हैं। हमारे गांव के बाहर, यानी कि गांव को लग कर ही एक बहुत बड़ा सा तालाब था। वहां पर जाने के बाद वो आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही थी जैसा हमारे कान में ही ढोल बज रहे हो। वो रात आज भी हम सबको याद है। चांदनी रात थी और बहुत खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन इस नज़ारे को डरावना बनाने के लिए वो ढोल की आवाज़ कम नहीं थी। अभी हम ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक गांव के लोगों में से एक आदमी ने चिल्लाया, पानी में देखो। सभी गांव वालों की नज़र उसी तालाब पर पड़ी तो सबने देखा कि तालाब पर बहुत सारी परछाइयाँ हैं और कुछ परछाई उसमें से धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। यानी जिससे ये समझ में आ रहा था कि कोई इंसान बाहर खड़ा हुआ है और उसकी परछाई तालाब के अंदर, यानी तालाब के ऊपर के पानी पर दिखाई दे रही है। यही नहीं, बल्कि धीरे धीरे करते करते पूरा तालाब चांदनी रात में परछाइयों से घिर गया। ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी शादी की बारात में लोग नाचते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, सेम वैसे ही नज़ारा उस तालाब में देखने को मिल रहा था। सभी गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि तभी ही गांव के लोगों में से जो आदमी सबसे आगे खड़ा हुआ था तालाब के किनारे, उसने एक ज़ोर की आवाज़ लगाई और वहीं के वहीं गिरकर बेहोश हो गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब वो आदमी गिरकर बेहोश हुआ, तब वैसे ही सारे ढोल की आवाज़ एकदम से बंद हो गई और जो परछाइयाँ हमें तालाब के ऊपर नज़र आ रही थी वो भी एकदम से गायब हो गई। उस आदमी को सभी लोग ने उठाकर गांव में ले आए। उसके बाद जब उस आदमी को होश आया तो उस आदमी से पूछा गया कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तू वहीं बेहोश होकर गिर गया। तो उस आदमी ने बताया कि जो आवाज़ें ढोल की तुम लोगों को सुनाई दे रही थी और परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, अचानक से एक परछाई जो कि तालाब पे थी वो तालाब से बाहर निकली और मेरे आर पार ऐसा गई जिसे देखकर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा डर गया। और जब वो मेरे आर पार गुजरी तो मेरे बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ने लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके दर्द की वजह से ही मेरी चीख निकल गई। ये हादसा सुनकर गांव के कुछ बड़े बुज़ुर्गों ने कहा कि हो सकता है इसके बेहोश होने की वजह से वो ढोल सब बंद हो गया। उनमें से एक ने ऐसा भी कहा कि असल में हुआ कुछ यूँ रहेगा कि किसी न किसी जिन की शादी होगी, क्योंकि जब जिन्नातों की शादी होती है तो वो भी बहुत धूम धड़ाके से अपनी शादी करते हैं, लेकिन वो किसी को दिखते नहीं हैं। उसमें से एक ने ऐसा भी कहा कि जिन्नात जो भी होते हैं वो किसी की अच्छाई देखकर खुश होते हैं और किसी की बुराई देखते हैं तो उन्हें भी दुख होता है। ये तय है कि कल किसी न किसी जिन की शादी होगी, लेकिन जब उन्होंने इस आदमी को बेहोश होते हुए देखा तो उन्होंने एकदम से ढोल बंद कर दिया
और उस जगह से चले गए। हो सकता है उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि ये आदमी बेहोश उन्हीं में से किसी एक की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की तीसरी कहानी भी अर्जुन ने ही भेजा है और ये हादसा उनके बड़े भाई के साथ घटा था। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि एक मर्तबा उनके बड़े भाई का जन्मदिन था। जन्मदिन की शुरुआत करने के लिए उन्होंने सोचा कि गांव से दूरी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने जन्मदिन की दिन की शुरुआत उसी मंदिर से करना चाहूँगा। उस मंदिर में पूजा सुबह 5:30 की होती थी। उन्होंने सोचा कि पहली पूजा में मैं ज़रूर पहुँचूँगा। इसीलिए वो अपने घर से रात में निकल गए। उनके साथ काफ़ी सारे उनके दोस्त भी थे और वो मंदिर उनके गांव से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पे था। रास्ते में चलते चलते कुछ दोस्त जो एकदम पीछे की सीट पर बैठे हुए थे वो सो गए। बस आगे बैठे हुए 4 से 5 दोस्त जागे हुए थे। गाड़ी में भी एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और बाहर रास्ते पर भी। उस समय गांव के रास्तों पर अक्सर लाइट नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हेडलाइट को देखते हुए ही रास्ता देख पा रहे थे और गाड़ी भी बहुत तेज़ चलते हुए हवा से बातें कर रही थी कि अचानक एकदम से गाड़ी ऐसे रुकी कि पीछे बैठे हुए सारे दोस्त नींद से जाग गए और सभी ने अर्जुन के बड़े भाई को देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? कोई ऐसा ब्रेक मारता है? जिस पर अर्जुन के भाई ने कहा कि मैंने कोई ब्रेक नहीं मारा, गाड़ी खुद से ही अपने आप रुक गई। मानो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के चारों चक्के एकदम से जाम हो गए और एकदम से रुक गए। सभी लोग ने गाड़ी से उतरकर देखने का सोचा, लेकिन तभी ही जो आखिरी सीट में उनका दोस्त बैठा हुआ था उसने कहा कि यार, ब्रेक एकदम सही टाइम पे मारा। अगर तू ब्रेक नहीं मारता तो सामने खड़ी हुई बुढ़िया ये आज तो पक्का जान से मर जाती। ये सुनते ही सभी लोग एकदम हैरत भरी निगाह से गाड़ी के आगे देखने लगे, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उसके। उन लोगों को तो पहले यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब उस लड़के ने भगवान की कसम खाई तब सभी लोग ने उसकी बात पर यकीन मान लिया और जो लोग गाड़ी से उतरने वाले थे वो लोग फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिए और यहाँ तक कि गाड़ी की कांचें भी चढ़ा लिए। सभी को ऐसा लगा कि हो ना हो कुछ तो इसने देखा है। वो लड़का ये भी कह रहा था कि अब भी वो औरत सामने ही खड़ी है, जबकि कोई उसे नहीं देख पा रहा था। तभी ही अर्जुन के बड़े भाई के मन में ये ख्याल आया कि उसके पापा ने उसे मना किया था कि रात में ये रास्ते से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने अपने पापा की बात ना मानते हुए वही रात के समय गया और वही रास्ते से गया। सभी लोग उस गाड़ी में एकदम शांत होकर बैठे थे कि फिर वो उस लड़के ने कहा कि हाँ, अब चल। अब वो बुढ़ी चले गई। उसके ये कहते ही गाड़ी पता नहीं कैसे खुद से ही अपने आप चालू हो गई। यहाँ तक अर्जुन का बड़ा भाई भी दंग रह गया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसने ये बात गाड़ी में बैठे हुए सभी दोस्तों में से किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था ये बात सुनकर सभी लोग डर जाएंगे। थोड़ा आगे चलने के बाद एक राइट साइड में छोटा सा उन्हें ढाबा दिखाई दिया। वहाँ रुककर वो सभी लोग चाय नाश्ता करने लगे, लेकिन अर्जुन के बड़े भाई ने कुछ नहीं खाया पिया। इसके बजाय वो उस ढाबे पर बैठे हुए आदमी से पूछने लगा कि यहाँ पर
कुछ तकलीफ़ है या कुछ भूत प्रेत का साया है, हमारे साथ एक बहुत अजीब वाक़या हुआ। जिस पर उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा, रात के समय जब तक सुबह सूरज उग नहीं जाता, यहाँ से कभी नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन का बड़ा भाई सिर्फ हाँ में अपनी मुंडी हिलाया और वहाँ से चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सभी लोगों को आवाज़ देकर उसने गाड़ी में बुला लिया और गाड़ी एक बार फिर तेज़ चलते हुए हवा से बातें करने लगी थी। लेकिन अभी बस 10 से 12 किलोमीटर ही चले होंगे कि अचानक गाड़ी का बोनट एक झटके से खुला और ज़ोर से गाड़ी की आगे की कांच पे जाकर टकराया, जिससे कांच आगे की चूरा चूरा हो गई और गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों के बदन में या चेहरे पर छोटे छोटे टुकड़े घुस गए। बल्कि इसके साथ साथ गाड़ी अपने आप राइट साइड में जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी को सीधी तरफ ज़ोर से खींच रहा है और वो गाड़ी का बोनट कांच की जगह पर आके ऐसा चिपक गया था जो कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अर्जुन के बड़े भाई ने ज़ोर से ब्रेक दबा कर रखा था, उसके बावजूद गाड़ी धीरे धीरे करके राइट साइड में खींची चली जा रही थी। उसने हैंड ब्रेक भी खींचा और ज़ोर से चिल्लाया कि सभी लोग गाड़ी से तुरंत उतर जाओ। सबके सब एक झटके से गाड़ी से उतरे और बहुत अच्छा हुआ कि सभी लोग गाड़ी से उतरे, क्योंकि उनका कहना ये था जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ी ट्रक आ रही थी। और एक कमाल की बात तो ये भी थी कि सभी लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे, गाड़ी एकदम से रुक गई। जो गाड़ी अपनी तरफ सीधी ओर खींची जा रही थी, वो अचानक रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। फिर सब लोगों ने उस गाड़ी को रोड के साइड में लाया, उस बोनट को जैसा तैसा करके बांधा और उसके बाद फिर से अपने आगे के सफ़र के लिए निकल चले। अर्जुन के बड़े भाई बताते थे कि जब वो मंदिर पहुँचे और पंडित जी को देखा तो पंडित जी ने आसमान पर देखकर कहा, ऊपर वाले तेरा शुक्र है। और अर्जुन से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। अब वो रास्ता रात में तो क्या, दिन के समय भी कभी मत लेना। ये बात बोलकर पंडित जी चुपचाप अंदर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी चौथी कहानी की तरफ। हमारी आज की चौथी कहानी रवि ने भेजा है। रवि कहता है कि मैं रात के समय अक्सर खेतों में जाकर सोता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और खेतों की रखवाली भी हो जाती है। मैं अकेला तो कभी नहीं गया, मैं अक्सर अपने एक दोस्त के साथ जाता हूँ। इसी बहाने हमें बहुत सारा टाइम आपस में बातें करने को मिल जाता है, जो उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी। एक मर्तबा की बात है कि चावल की खेत पककर एकदम तैयार थी। खेत के बीचों बीच मैं और मेरा दोस्त जाकर अपनी खाट डाल दिए। वहाँ हम सोते सोते बात करते थे। उस रात भी हम आराम से बात कर रहे थे कि बात करते करते अचानक ही भूतों के बारे में बात शुरू हो गई। पता ही नहीं चला कब और कैसे हम बात करते करते भूतों के टॉपिक पर आ गए, जिस पर मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे पता है इस खेत के पीछे जो खेत बहुत बड़ा है, वो खेत किसका है? मैंने कहा पता है, गांव के मुखिया का है। जिस पर उसके दोस्त ने कहा कि तुझे ये पता है कि मुखिया के पास वो खेत कैसे आया? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उसने बताया ठीक है, सो जा, ये सवाल तो अपने बाबूजी से पूछना, वो ज़रूर तुझे बताएंगे। मैंने उसको बहुत ज़िद किया, जिस पर उसने बताया कि उस मुखिया ने जो उस खेत का मालिक था उसको धोखे से मार दिया था और इस खेत को हथिया ली।
जिसके बाद वो खेत एक बंजर ज़मीन बनकर पड़ गया। आज तक उसमें एक फसल तो बहुत दूर एक छोटा सा पेड़ भी नहीं उग पाया। ये सुनकर रवि ने कहा, क्या बात है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। जिस पर रवि के दोस्त ने कहा, और गांव के लोगों का ऐसा भी मानना है कि अमावस्या की रात को या पूर्णिमा की रात को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और अपना हक मांग रहा है। इसके साथ साथ रवि के दोस्त ने रवि से ये भी कहा कि यार, मैं तो बोलता हूँ तुम लोग भी ये खेत बेच दो और जो पैसा आएगा उस पैसे से कहीं दूसरी जगह खेत खरीद लो। मुझे तेरे साथ यहाँ आकर सोने में बहुत डर लगता है। मज़ा अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपनी जान भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये सुनकर रवि ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अब मुझे वो आवाज़ सुनना ही है कि वो कैसी आवाज़ है और वो आवाज़ कौन निकालता है। जिस पर रवि के दोस्त ने कहा, मैं तुझे बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो जगह भूतिया है। इत्तेफाक की बात ये थी कि अगली ही रात अमावस की थी। रवि ने अपने दोस्त से अगली रात में भी आने को कहा था। जब उसका दोस्त और रवि फिर से अगली रात में अपनी खेत में सोने गए, तो उसने अब अपनी खटिया खेत के बीच में ना डालते हुए खेत के एकदम आखिर में डाली, जिसकी खेत को लगकर उसी गांव के मुखिया की भी खेत थी। अब दोनों ही जन अलग अलग खाट पर लेटने के बजाय एक ही खाट पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। और रवि ने अपने दोस्त से कहा, अगर ये बात झूठ निकली तो आज मैं तुझे बहुत मारूंगा, और बोलकर हंसने लगा। अब ये दोनों हंसी मजाक के मूड में आ गए थे और बात कर ही रहे थे कि अचानक एक धीमी सी आवाज़ धीमे धीमे इनके कान की तरफ आने लगी। ये बहुत गौर से जब सुनने की कोशिश किए तो इन्हें समझ में आया कि वो आवाज़ रो रही है। हालांकि सामने जहाँ तक इनकी नज़र जा रही थी, वहाँ तक सिर्फ एक चटियल मैदान जैसा नाम का खेत था, लेकिन वो आवाज़ धीमे धीमे बढ़ रही थी। ये सुनकर रवि और उसका दोस्त दोनों ही डरने लगे। दोनों ही अपनी अपनी खाट पीछे ले लिए, लेकिन दोनों को आवाज़ भी सुनना था, इसीलिए वहीं पर डटे रहे। रवि ने कहा, हम पीछे तो हो गए हैं, वो आत्मा या भूत अब हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मुझे आवाज़ अच्छे से सुनने दें। जिसके बाद रवि ने सुना कि वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ी कि अब लगने लगा एक आदमी की नहीं, बल्कि 10 से 20 आदमियों की रोने की आवाज़ आ रही है। और आवाज़ रोते रोते चिल्लाने पर आ गई। कभी वो आवाज़ में झगड़ा ही सुनाई देता, तो कभी रोने की आवाज़ आती। ये सुनकर रवि और उसका दोस्त दोनों ही डर गए। दोनों चुपचाप फिर से खेत के बाहर निकले और उस रात अपने अपने घर पर जाकर सो गए। उसके बाद रवि ने अपने पापा से पूछा, तो उसके पापा ने उसको सारी सच्चाई बताई, जिससे उसको ये पता चला कि गांव का मुखिया एक अच्छा आदमी नहीं है। उसने ज़ोर ज़बरदस्ती करके गरीबों का माल हड़प लिया, और इसी वजह से आज भी उनकी आत्माएं उनकी अपनी खेत की रक्षा करती है, और रक्षा इस प्रकार करती है कि किसी और को खेती करने नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी आज की चौथी कहानी। अब बढ़ते हैं हम आज की पांचवी कहानी की तरफ। हमारी आज की पांचवी कहानी हरी ने भेजी है। हरी का कहना है कि उसके पास कुल मिलाकर 8 भैंसें हैं। वो रोज़ सुबह शाम अपनी भैंसों का दूध निकालने तबेले जाया करता है। वो तबेला उसके घर की झोपड़ी को लग कर ही है। फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा कि जो भैंस दिन में उसको 5 लीटर दूध दिया करती थी,
अब वो भैंस मुश्किल से 2 लीटर दूध देने लगी, बल्कि एक दिन तो हद ही हो गई। 8 भैंसों में से कोई भी भैंस ने एक बूंद दूध का नहीं दिया। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। पहले दिन तो जैसा तैसा निकल गया। अगले दिन भी किसी भैंस ने ज़रा भी दूध नहीं दिया। ऐसा 3 दिन तक चला। अब हरी सोच में पड़ गया था कि आखिरकार ये सारी भैंसें अचानक ही एक साथ दूध देना क्यों बंद कर दिए। हालांकि वो जब भी देखता था तो भैंसों के थन भरे हुए होते थे, लेकिन जब वो दूध निकालने जाता था तो थन खाली हो चुके रहते थे। उसे ऐसा लगा कि हो सकता है चोरी छुपे कोई मेरी भैंसों का दूध पहले ही निकाल लिया करता है। एक शाम की बात है कि वो तबेले में जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा, दूध निकालने का जब वक्त होगा तब मैं आज उस चोर को पकड़ लूँगा। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि जैसे ही दूध निकालने का वक्त आया, उससे पहले ही सारी भैंसों के थन अपने आप खाली हो गए। हरी ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने पास ही में अपने एक दोस्त की झोपड़ी में जाकर अपने दोस्त को बुला लाया और उसे ये सारी बात बताई। हरी सुबह में दूध तकरीबन 4 बजे के आसपास निकालता था। वो और उसका दोस्त दोनों ही उस रात तबेले में सोए और इंतज़ार करने लगे कि ऐसा कैसा होता है, आज इसका पता करके रहेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब सुबह का वक्त आया तब उसके दोस्त की नींद लग गई और वो सो गया। हरी चुपचाप अकेला ही बैठकर देख रहा था कि फिर उसने देखा तबेले की दीवार को लग के एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। वह आदमी की हाइट कम से कम 10 फीट जितनी होगी। हरी उसको देखकर समझ गया कि ये इंसानी कोई चक्कर नहीं है, ये कुछ बाहर का ही चक्कर चल रहा है। हरी चुपचाप उसके पास गया और उसके पास जाकर उसको बोलने लगा कि आप जो कोई भी हो, मुझे और मेरी भैंसों को परेशान मत करो। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, इसी से ही अपना पेट पालता हूँ। हरी ये भी बताता है कि वो आदमी का चेहरा बहुत अच्छा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जिसे देखकर डर लग जाए। वो आदमी को ये कहते ही हरी बताता है कि वो आदमी जिस दीवार से लग कर खड़ा था उसी दीवार के अंदर घुस गया। ऐसा लग रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो असली ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, बल्कि वो एक सपना जैसा लग रहा था। वो आदमी के दीवार में घुस जाने के बाद हरी भागते हुए आया और अपने दोस्त को उठाया और अपने दोस्त को उसने सारी बातें बताई। उसके दोस्त ने कहा ठीक है, फिर आज दूध निकाल कर देख ले। जब दूध निकाल कर देखा तो उस दिन 8 भैंसों ने बराबर से दूध दिया। अब ये बात हरी और उसके दोस्त को भी जानना था कि आखिरकार ये था कौन और ऐसा क्यों कर रहा था। हरी और उसका दोस्त गांव की ही एक मस्जिद में जाकर मौलाना साहब से पूछने लगे। तो मौलाना साहब ने पहले बताया कि वो ज़रूर एक जिन था। जिस पर हरी ने कहा तो वो हमारा दूध क्यों ले रहा था। मौलाना साहब ने बताया कि जिन्नात को मिठाई दूध बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि वो लोग सब भूखे होंगे। अब इंसानों की तरह उनमें तो पैसा चलता नहीं है, इसीलिए वो बिना पूछे ही तुम्हारी भैंसों से दूध गायब कर रहा था। जिस पर हरी का दोस्त मौलाना साहब से बोलने लगा, ये भी कोई बात है, इंसानों को तकलीफ़ देकर कोई जिन कैसे खुश रह सकता है। मौलाना साहब ने कहा कि वो जिन बहुत अच्छा था, इसीलिए तुम्हारे एक बार कहने पर वो चुपचाप चला गया। जिन्नात में भी 2 किस्म होती है, एक अच्छे जिन और एक बुरे जिन। बुरे जिन को अक्सर शैतान भी माना जाता है। अगर वो बुरा जिन होता तो वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी कभी नहीं मानता। तो दोस्तों, ये थी आज की 5वीं कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी और छठी कहानी की तरफ। हमारी आज की छठी कहानी शंकर ने भेजी है। शंकर जो कि एक गांव का रहने वाला था, बेहद सीधी सादी ज़िंदगी जीता था। ना वो किसी के एक में रहता था, ना किसी की 2 में। उसे बस अपने काम से काम मतलब होता था। एक बार की बात है
कि वो अपने घर में आराम से लेटा हुआ था। अकेला रहता था घर में, जिसकी वजह से उसे कोई बात का चिंता या टेंशन नहीं होता था। लेटे लेटे उसने अचानक से ही एक आवाज़ महसूस की। उसने अपने चारों तरफ मुंडी घुमाकर देखा तो पाया कि उसके घर में जो छोटे बच्चे का झूला था वो धीमे धीमे झूल रहा है। शंकर ये देखकर अचंभित हो गया। फिर अगले ही पल उसके मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है हवा की वजह से ये झूला हिल रहा होगा, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि झूला लकड़ी का था और काफ़ी मजबूत लकड़ी का था। हवा उसे हिला देवे ये मुमकिन नहीं था। बहरहाल उस वक्त वो चुपचाप गम खाकर लेटा ही रहा। अब लेटे लेटे उसके मन में फिर से एक ख्याल आया। मन ही मन सोचने लगा कि पिछले कई दिन से घर में छोटी मोटी अजीब तरह की चीज़ें होती हैं जिस पर वो अक्सर ध्यान नहीं देता है। अब उसने मन बनाया कि वो सारी चीज़ों पे ध्यान देगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता कि वो अपने घर की आराम कुर्सी पर नहीं बैठा होता था, उसके बावजूद वो कुर्सी ऐसा झूला खाती थी जैसा उस पे कोई बैठकर आराम कर रहा हो। ये सारी बातें तो होते रहती थी। एक बार शंकर शाम में अपने घर पर आया। खेती बाड़ी करके वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसका मन बिल्कुल नहीं था खाना बनाने का। उसने ऐसे ही मन में सोचा कि काश मेरी भी बीवी होती तो मुझे खाना बनाने का टेंशन ही नहीं होता। ये सोचते हुए वो किचन में जब गया तो उसने देखा कि खाना बिल्कुल पका हुआ वहाँ तैयार रखा हुआ था। बल्कि यही नहीं, खाने में से धुआं भी निकल रहा था। इससे ये समझ आ गया कि खाना उसी वक्त किसी ने बना दिया था, या फिर यूँ कहो शंकर के मुताबिक किसी ने खाना उसके घर में चोरी चुप्पे लाकर छोड़ दिया था। शंकर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने अपने गांव के काफ़ी लोगों से पूछा, यहाँ तक अपने घर के आसपास के पड़ोसी घर से भी पूछा, लेकिन सबने इनकार कर दिया। किसी ने भी खाना लाकर वहाँ नहीं रखा था। बाद में उसे एक चीज़ ये समझ में आई कि अगर कोई भी खाना लाकर वहाँ रखता तो उसके घर का चूल्हा गर्म नहीं होता और उसके घर की हांडियों में ही खाना बना हुआ था, यानी कोई आकर खाना बना के गया। शंकर ने खाना तो खा लिया, लेकिन वो पूरी रात ये सोच के मारे वो सोया ही नहीं। तभी ही उसके मन में एक और ख़्याल आया कि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि घर में अजीब चीज़ें हो रही है, तो ये सारी बात उसका वहम थी। लेकिन आज खाना बनाकर जो उसे मिला, ये बात उसे हज़म नहीं हुई। इसके साथ साथ शंकर पिछले कई दिन से एक चीज़ और भी महसूस कर रहा था। वो ये था कि उसे अपने साथ किसी के होने का हमेशा महसूस होते रहता है, क्योंकि वो जब भी खेती बाड़ी भी किया करता था तो बहुत सारी मर्तबा ऐसा हुआ कि वो जब भी खेत में होता और मान लो फसल काटता होता तो एक तरफ की फसल ये काटता और जब पलटकर अपने पीछे या बाजू की साइड देखता तो दूसरी साइड की फसल अपने आप कटी मिलती। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब तक तो उसे ये सब बात अपना वहम लग रही थी, लेकिन खाना बनाने वाली बात के बाद उसे समझ आ गया था ये वहम नहीं है, कुछ तो दिक्कत ज़रूर है। उसने पहले तो ये बात सोचा किसी से नहीं कहेंगा, इसीलिए ये बात अपने मन में दबा कर रखी। और अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अगले दिन वो खेती बाड़ी करके आया तो उसे फिर से खाना बना हुआ मिला। शंकर अब थोड़ा डरने लगा था, तो उसने ये बात अपने दोस्त से कही। दोस्त ने हंसते हुए कहा, यार बहुत अच्छा है कि तुझे खाना बना हुआ मिल रहा है, बिना बीवी के, तो चुपचाप खा लिया करना। ज़िंदगी में और तुझे क्या चाहिए? हमें देख, हम घर जाते हैं, उसके बाद मैं
और मेरी बीवी साथ मिलकर खाना बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। तू चुपचाप खा और आराम कर। हो सकता है गांव की ही कोई लड़की तेरे लिए ये चोरी छुपे करती होगी। जिस पर शंकर भी मुस्कुराया और बात को ख़त्म कर दी। अब शंकर खुश था क्योंकि उसे रोज़ खाना मिल जा रहा था। इसके साथ साथ खेती बाड़ों के कामों में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मदद होती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि शंकर दोपहर में 3 सवा 3 बजे ही अपने घर पर काम ख़त्म करके आ गया, क्योंकि उस दिन खेत में ज़्यादा काम नहीं था। जब वो घर पे आया तो उसने अपने ही घर को बहुत ही अलग हालत में पाया। शंकर ने देखा कि उसके घर में जो लकड़ी का झूला था वो ज़ोर ज़ोर से झूल रहा था और उसके सामने आराम कुर्सी थी, वो भी धीमे धीमे झूला खा रही थी, जिसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि उस झूले में कोई बच्चा हो और सामने आराम कुर्सी पर बैठा इंसान उस झूले को धक्का दे रहा हो, क्योंकि झूले पर एक डोरी भी बंधी हुई थी और वो डोरी का एक पार्ट झूले पर बंधा हुआ था और उसका अगला जो पार्ट था वो हवा में तैर रहा था। हवा में इस तरीके से तैर रहा था जैसा कि आराम कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी उसका दूसरा पार्ट पकड़कर धक्का दे रहा हो। यही नहीं बल्कि घर में एक टेबल फ़ैन भी रखा हुआ था और टेबल फ़ैन ऐसा टेबल पर रखा हुआ था जैसा कि आराम कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान वही टेबल फ़ैन की हवा खा रहा हो और उसे एक अजीब सी महक आ रही थी। जब उसने भाग के जाकर किचन में देखा तो किचन में खाना बन रहा था। ये सब देखकर शंकर के तो हाथ पैर कांपने लग गए, मानो उसके पूरे बदन का खून वहीं जमकर रह गया था। वो तुरंत ही अपने घर से भागते हुए बाहर निकल गया और सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी उसे याद आया कि वो ये सारी बात अपनी दोस्त से ही बता देगा तो अच्छा रहेगा। वो भागते हुए अपने दोस्त के पास गया और उसे लेकर अपने घर पर आया। जब शंकर का दोस्त शंकर के साथ उसके घर आया तो शंकर ने देखा कि जैसा पहले माहौल था अब भी घर का माहौल वैसा ही है। लेकिन शंकर ने देखा जैसे ही शंकर का दोस्त उस घर में कदम रखा तो मानो ऐसा लगा कि घर के अंदर ही तूफान आ गया हो। एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आने लगी। इसके साथ साथ जो झूला धीमे धीमे झूल रहा था अब वो एकदम फास्ट फास्ट झूलने लगा। वो आराम कुर्सी एकदम से हवा में उड़ी और ज़ोर से उसी दरवाजे पर आके पटक कर टूट गई। ऐसा लगा कि शंकर के दोस्त पर ही वो हमला किया गया था। किचन में जो खाना बन रहा था वो खाना भी बुरी तरीके से जल चुका था और उसमें से बहुत बुरी जलने की बदबू आ रही थी। शंकर ये सब देखकर बहुत डर गया। शंकर ने अपने दोस्त से कहा कि तू तुरंत ही बाहर निकल जा, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई प्रेत आत्मा का वास है और तुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। जिस पर उसके भी दोस्त ने हामी भरी और तुरंत ही वो दोनों ही उस घर से बाहर चले गए। अब दोनों कश्मकश में आ गए कि करना क्या चाहिए। ये हादसे के बाद शंकर का दोस्त तो इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि मानो उसे सब सच्चाई समझ में आ गई थी और शायद वो इस चीज़ का वजह जानता था कि वो आत्मा क्यों उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा है। फिर शंकर ने अपने दोस्त से कहा कि तू मेरे साथ कोई पंडित के पास चल। अब कोई पंडित जी ही इस बात का इलाज बता सकते हैं। लेकिन उसका दोस्त पंडित तो बहुत दूर अपने घर से निकलकर शंकर से भी मिलने को तैयार नहीं था। इसीलिए बहुत मुश्किलों से शंकर खुद ही एक पंडित को ढूंढा और उन्हें जाकर सारी बात बताई, जिसमें शंकर ने ये भी बताया कि पंडित जी, जब मेरा दोस्त मेरे घर पर आया तो शायद वो आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और इसीलिए उसने गुस्से में आकर ये सब करी। फिर पंडित जी ने बताया
कि वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि मरने वाली तेरी बीवी है, और जो झूला तू देखता है कि झूलते रहता है, वो झूले में और कोई बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि तेरे अपने बच्चे की आत्मा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि डिलीवरी के टाइम पे इसकी बीवी और इसका बच्चा दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद शंकर अपनी ज़िंदगी में एकदम से अकेला हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस कहानी का आधा भाग। इसका आधा भाग अगले वीडियो में ज़रूर सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी घटना सुनना पसंद है या फिर बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनना पसंद है। तो इस चैनल पर बने रहे। और एक बात ये थी कि दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेरी इस कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में पुरानी कहानी का आधा भाग बाकी था। तो कहानी पुरानी वीडियो में कुछ यहाँ तक थी कि शंकर की बीवी और उसका बच्चा डिलीवरी के टाइम पे दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए थे। अब इसकी वजह कुछ इस तरह थी कि जब शंकर की बीवी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी शंकर का दोस्त उसके साथ में ही था। और शंकर के दोस्त की नीयत शंकर की बीवी पर बहुत पहले से ख़राब थी। बात कुछ ऐसी थी कि शंकर का दोस्त शंकर की बीवी से शादी करना चाहता था, जब तक शंकर की शादी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद शंकर की बीवी ने तो शंकर को ही सच्चे मन से अपना पति मान लिया था। लेकिन उसका दोस्त, जो कि एक बहुत कमीना इंसान था, वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि शंकर की बीवी और शंकर बहुत खुश रहे। इसीलिए जब हॉस्पिटल में शंकर की बीवी को ले जाया गया, तब शंकर के दोस्त ने अंदर ही घुसकर शंकर की बीवी के मुंह पर तकिया इस तरीके से दबाया जिसकी वजह से वो अंदर मर गई। और इसी के साथ साथ उसके पेट में जो बच्चा दुनिया देखने वाला था, वो बच्चा भी मर गया। हालांकि इस काम के लिए शंकर के दोस्त ने अंदर कुछ पैसा भी खिलाया था, जिसमें मिले थे कुछ डॉक्टर्स भी, और जिसकी वजह से शंकर की बीवी और उसका होने वाला बच्चा भगवान को प्यारे हो गए। इसीलिए शंकर की बीवी की आत्मा ये सारी सच्चाई जानती थी। उसने मरने के बाद भी अपना वचन एकदम सही तरीके से निभाया। वो शंकर को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए शंकर का ख्याल रखते हुए वो उसी घर में आराम से थी। लेकिन जब शंकर के दोस्त को देखी तो वो भड़क गई। पंडित जी ने उसके बाद शंकर से कहा कि शंकर, अब तुम्हें सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है, अब तुम ही चाहो तो इसे इंसाफ दिला सकते हो। शंकर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद शंकर ने कुछ ऐसा किया कि अपने दोस्त को एक बहाने से मिलने के लिए अपने पास बुलाया। पास बुलाकर उसने उसे बेरहमी से जान से मार दिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और ये बात हकीकत में भी बिल्कुल सच है कि शायद कोई भी आदमी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद कुछ और भी ज़्यादा भयानक होने लगा। शंकर को लगा कि उसने अपने दोस्त को मार दिया और ये मामला वहीं ख़त्म हो गया, और उसकी बीवी को और उसके बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल गई। हुआ कुछ ऐसा कि शंकर जब अपने दोस्त का कत्ल करके अपने घर पर आया, तब भी उसने घर में कुछ ऐसा ही पाया, यानी जिससे उसे साफ समझ आ रहा था कि घर में उसके अलावा भी और भी कोई है। उसने ज़ोर ज़ोर से घर पे चिल्लाया कि अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है, तुम यहाँ से चले जाओ, और ये बोलकर रोने लगा। बदले में जो चीज़ वो उम्मीद कर रहा था, उसके बदले एक डरावनी सी आवाज़ आई, और उस आवाज़ ने कहा कि लेकिन मेरा बदला अब भी बाकी है। और वो शंकर के दोस्त की आत्मा की आवाज़ थी। फिर शंकर के दोस्त की आत्मा ने
शंकर पे ही हमला करना चाहा, लेकिन शंकर की बीवी ने उसे बचा लिया और फिर पता नहीं कैसे दोनों ही एकदम से गायब हो गए। शंकर बताता है कि शंकर की बीवी की आत्मा और शंकर के दोस्त की आत्मा, उसके बाद उसने कभी वो दोनों को महसूस नहीं किया। और शंकर की मानो तो शंकर को ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों को मुक्ति मिल गई। लेकिन अब भी शंकर एक बात से परेशान है, और वो ये है कि आज भी उसके घर में से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आते ही रहती है। शंकर ये बात चाहे तो सबको बता सकता था, उसने बताया भी, लेकिन कभी भी उसने कोई पंडित को बुलाकर उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उसकी मानो तो उसे बहुत अच्छा लगता है अपने ही बच्चे की आवाज़ सुनकर। तो दोस्तों, ये थी पुरानी कहानी का आधा भाग। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली नई कहानी पर। दोस्तों, हमारी आज की अगली नई कहानी अनमोल ने भेजी है। अनमोल बताते हैं कि मैं इसे एक भूतिया घटना मानूं या फिर एक अनहोनी मानूं, वो उन्हें खुद ही नहीं समझ रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि वो और उनका दोस्त बहुत रात में गांव से शहर आने के लिए निकले थे, क्योंकि वहाँ उन्हें रात में पता चला कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए वो अपने दोस्त को ज़िद कर रातों रात अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में निकले। हालांकि रास्ता एकदम सुनसान था। वो गांव एक का रास्ता ऐसा था कि पक्की सड़कें तक नहीं थी, और इसी के साथ साथ स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी कम थी। जैसा तैसा धीमे धीमे कच्चे रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे कि थोड़ी दूरी पर उसने एक आदमी को बैठा हुआ देखा। वो आदमी काले कलर का छाता अपने सर पे किए बैठा था। तभी ही अनमोल ने अपने दोस्त को कहा, यार कमाल है, ये आदमी इतनी रात में छाता लिए बैठा है, हालांकि ना बारिश हो रही है ना धूप हो रही है, ये छाता लेके क्यों बैठा है। जिस पर अनमोल के दोस्त ने कहा, यार छाता तो छोड़, उसके हाथ में देख कुछ किताब दिख रही है, और वो किताब को ऐसा पढ़ रहा था जैसा छोटे बच्चे हिल हिल कर कुछ आंसर अपने याद करते हैं। ये देखकर अनमोल ने कहा कि शायद हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, इसीलिए इतनी रात में, जबकि इस रास्ते पर जानवर तक नहीं है, फिर भी वो अकेला बैठकर भीख मांग रहा है। धीरे धीरे अनमोल का दोस्त उसके पास जाकर गाड़ी रोका और गाड़ी से ही आवाज़ लगाने लगा, ओ भैया, क्या काम है? कुछ पैसे की ज़रूरत है तो हमसे ले लो। ये सुनने के बावजूद भी उस आदमी ने ना तो छतरी हटाई और ना अपनी शक्ल दिखाई। बावजूद इसके वो आदमी हिलता रहा और वो किताब को पढ़ता रहा। अनमोल बोला कि शायद ये भगवत गीता पढ़ रहा है, ऐसा हिल हिल के। जिस पर अनमोल का दोस्त ने कहा कि नहीं, ये कोई धार्मिक किताब नहीं लग रही है, बल्कि मेरे को तो कुछ ऊपरी चक्कर लग रहा है। ये सुनकर अनमोल और उसका दोस्त दोनों गाड़ी से उतरे और कहा कि इसको जो भी मदद होगी हम इसकी मदद पूरी कर देंगे। और अनमोल ने अपने दोस्त को एकदम धीमी आवाज़ में कहा, यार मैं तो इसकी मदद करके भगवान से ये दुआ करूँगा कि भगवान, जो भी मैं अच्छा काम किया हूँ और इस आदमी की अभी मदद कर रहा हूँ, इसके बदले में तू मेरी माँ को अच्छी सेहत दे दे। ये बोलकर अनमोल उसके पास गया और धीरे से उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वो आदमी ने फिर भी अपने सर पे से छतरी नहीं हटाया। अनमोल का दोस्त और करीब आया और उसे गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से आदमी की छतरी खींच ली। ये खींचते ही वो आदमी की शक्ल गुस्से में लालम लाल हो गई और एकदम घूर के अनमोल को और उसके दोस्त को देखने लगा। अनमोल ने कहा कि यार, तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है तो बताओ, हम मदद करने तैयार है, लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। उस पर उसने कहा, मदद चाहिए, कर सकोगे? अनमोल ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे, बताओ क्या चाहिए। अनमोल का ये मानना था कि बहुत से बहुत वो खाना या पैसा मांगेगा, लेकिन बावजूद इसके उस आदमी ने कहा, चलो मेरे घर पे। अनमोल सोचा कि इसका घर होगा किसी गांव में। वो गांव में नहीं ले जाते हुए जहाँ पर वो बैठा था उसी के पीछे एक पतला रास्ता जो कि पूरी झाड़ियों से घिरा हुआ था। वो बोला, मैं यहाँ अंदर रहता हूँ। अनमोल
और उसका दोस्त उसी आदमी के पीछे हो लिया। तकरीबन 20 मिनट और चलने के बाद जब झाड़ियाँ और भी ज़्यादा घनी हो गई, उसने जाकर एक जगह अनमोल से कहा, वो सामने जो छोटा सा दिख रहा है कुटिया, वो मेरा घर है। अनमोल ने कहा, कमाल है, इतना अंदर और आसपास एक इंसान नहीं, अंदर कोई है? जिस पर उसने मुंडी हिलाते हुए कहा कि मेरी माँ है। अनमोल ने कहा, तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अनमोल बताता है कि घर की दीवारें कुछ ऐसी लग रही थी कि जो हज़ारों साल से खड़ी हो। घर की ऊपर की छत में इतने खड्डे थे कि साफ साफ आसमान और आसमान पर लगा चांद एकदम सफाई से दिख रहा था। अनमोल को ऐसा लग रहा था कि कई सालों से इस घर में कोई आया तो नहीं ही होगा, बल्कि किसी ने शायद इस घर का दरवाज़ा तक नहीं खोला होगा, क्योंकि घर की दीवारों पर भी झाड़ों की जड़ें गड़ी हुई थी। घर में एकदम सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी कि जैसा चल रहे थे तो वैसा वैसा कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर में दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स भी लगाई थी, लेकिन इतनी पुरानी होने की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से मिट भी गई थी और गंदगी और धूल उस पर जमने की वजह से वो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही थी। इतने में वो आदमी ने एक आवाज़ लगाया, ज़ोर की आवाज़ थी वो, और चिल्लाकर उसने कहा, माँ किधर हो तुम? अनमोल ने कहा, भाई इतना ज़ोर का क्यों चिल्ला रहा है? कौन सी तेरी ये बहुत बड़ी हवेली है? जिस पर उसने कहा, मेरी माँ को कम सुनाई देता है। जिस पर अनमोल के दोस्त ने कहा, अरे भाई तेरी माँ को कम सुनाई देता है, लेकिन हमें कम सुनाई नहीं देता, तो इतना ज़ोर का क्यों चिल्ला रहा है? जिस पर उसे एक हंसी हंसते हुए दोबारा आवाज़ लगाई और ज़ोर से बोला कि माँ आजा, तेरे लिए खाना लाया हूँ। ये सुनकर अनमोल और उसका दोस्त एक दूसरे की शक्ल एकदम आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उनके हाथ में तो कोई भी खाने की थैली नहीं थी। तभी अनमोल एकदम झटपटाते हुए उस आदमी से पूछा, अरे भाई खाना किसके पास है और तू क्यों झूठ बोल रहा है अपनी माँ को? जिस पर उसने कहा कि मेरी माँ को जब तक खाने की लालच नहीं दूंगा तब तक वो बाहर नहीं आएगी। ये सुनकर अनमोल का दोस्त तुरंत बोला, अगर वो बाहर नहीं आएगी तो क्या हुआ, हम अंदर चले जाते। उसने गुस्से में अनमोल के दोस्त को देखते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं है, तमीज़ नहीं है, एक औरत के कमरे में तू ऐसे ही घुस जाएगा? मेरी माँ अंदर किस हालत में है, वो क्या कर रही है? ये बोलकर 1 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया और दूसरी बार हंसते हुए कहा कि अगर वो अंदर कुछ खा रही होगी जो तुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो तू तो यहाँ से पहले भाग जाएगा, इसीलिए मैं खुद उसे बाहर बुला रहा हूँ। अनमोल ने अपने दोस्त को देखते हुए हंसते हुए बल्कि कहा कि यार जाने दे, अब इसकी माँ पता नहीं ऐसा क्या खा रही हो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि सूखी पत्तियाँ ही खा रही होगी, क्योंकि घर में इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। ये बात वो आदमी ने भी एकदम साफ साफ सुन लिया और उन दोनों की तरफ पहले तो गुस्से में देखा और उसके गुस्से को तोड़ते हुए एक अचानक से अजीब सी हंसी निकल आ गई। जिसके बाद उसने कहा कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा मेरी माँ क्या खाती है। उसके बाद वो कमरे में चला गया और कमरे में जाने के बाद पता नहीं कहाँ और कैसे गायब हो गया कि वो वापस बाहर ही नहीं निकला। हम चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी के अंदर से आवाज़ ही नहीं आई। तभी अनमोल और उसका दोस्त धीरे से जाके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा मानो तो ऐसा पोकल दरवाज़ा, वो दरवाजे को भी देखकर ऐसे ही लग रहा था कि ये दरवाज़ा मानो हज़ारों साल पुराना हो। दरवाजे में भी बहुत छेद हो चुके थे। अनमोल ने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, यार ऐसा दरवाज़ा, ये दरवाजे का मतलब ही क्या है जिसके आर पार साफ साफ दिख रहा है? वो लोग ने पहले तो दरवाज़ा खटखटाया। जब अंदर से कोई नहीं खोला तो अनमोल के दोस्त ने दरवाजे में हुए छेद में से आंख लगाकर देखने की कोशिश की। आंख लगाकर जब उसने देखा तो अंदर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक पुराना सा पलंग जिसके ऊपर बहुत सारी सूखी पत्तियां बिखरे हुई थी। पलंग लकड़े का था, उसके चारों पाए मुश्किल से
थोड़े से बचे होंगे, क्योंकि वो भी पूरे दीमक ने खा चुकी थी। अभी ये सारा नज़ारा अनमोल का दोस्त देख ही रहा था कि अचानक एकदम ज़ोर की एक चीख उसने चिल्लाई और चिल्लाते हुए पीछे जा गिरा। जब अनमोल ने अपने दोस्त को देखा तो उसकी टांग कांपने लग गई, बदन का खून एकदम जम सा गया, पसीने में तरबतर। अनमोल डर के मारे बात तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी वही दोस्त की आँख, जिस आँख को वो लगाकर देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा सलिया घुस गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अंदर से जानबूझ के सलिया घुसा दिया हो। अनमोल इससे पहले कुछ करता कि उसका दोस्त वहीं तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा और खून ऐसा बह रहा था जैसा किसी ने पानी का नल खोल दिया हो। उसने खुद अनमोल का हाथ पकड़ा। उतना खून बहता हुआ होने के बावजूद अनमोल को लेकर घर से बाहर भागने की कोशिश की। अनमोल को तो एकदम सांप ही सूंघ गया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अनमोल हालांकि दिल से थोड़ा कमज़ोर भी था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसका दोस्त और अनमोल जब घर के बाहर निकले तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि किस रास्ते से वो आए। अनमोल बताता है कि बाहर निकलने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि हम किसी भूल भुलैया में हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वैसे ही और अलग अलग रास्ते हमें दिख रहे थे और बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसमें यह पहचानना बहुत मुश्किल था कि हम किस रास्ते से। हालांकि हमने बाहर आकर झोपड़ी का दरवाज़ा तो बंद कर दिया था। देखा जाए तो भूतों और आत्माओं को दरवाज़ा नहीं लगता है। दरवाजे और खिड़कियां तो इंसान के लिए होती है, उनके लिए क्या उस दरवाजे से बाहर आना। लेकिन हमने फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए दरवाज़ा बंद किया। हमने दरवाज़ा बंद करने के बाद मन ही मन सोचा कि शायद अब हम मुसीबत से थोड़ा दूर आ गए, लेकिन हमें क्या पता था कि मुसीबत हमारे सामने खड़ी है। जो आदमी अपनी माँ के कमरे में गया था, वही आदमी घर के बाहर हमारे सामने हंसता हुआ खड़ा था। उसकी आँखों की पुतलियाँ पूरी सफ़ेद थी और उस चांदनी रात में उसकी पुतलियाँ ऐसा चमक रही थी जैसा कि दो हीरे उसकी आँखों में लगा दिए गए हों। इसी के साथ साथ पीछे से बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो हमारे रोटे खड़े कर दे रही थी। अब वैसे भी कहा जाता है कि रात के समय अगर कुत्ते भौंकते हैं या रोते हैं तो वो ज़रूर रात में बुरी आत्माओं को देखते हैं। हम ये सोच रहे थे कि जंगल में ये कुत्ते का रोना ज़रूर कोई संकट की निशानी है। अनमोल ने उस आदमी को देखते हुए कहा कि देखो, मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दो। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम शहर जा रहे थे, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम पे रहम करो। लेकिन ये बात सुनने के बावजूद वो आदमी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि मानो उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। इसके बाद अनमोल के दोस्त ने अपनी एक आँख संभालते हुए उसी आदमी से कहा कि तुम तो जानते हो माँ की कीमत क्या होती है। इसकी माँ ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, प्लीज़ हमें जाने दो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं बिल्कुल जानता हूँ माँ की कीमत क्या होती है और मेरी माँ के लिए ही मैंने तुम दोनों को यहाँ पकड़ के लाया। बहुत दिन से मेरी माँ परेशान थी। उसने पिछले कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया और न ही तो इंसान का दिल खाया। उसकी ये ख्वाहिश है कि उसे इंसानी दिल खाना है और आज मैं अपनी माँ की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। ये बोलकर हंसते हुए उसने हम दोनों को ऐसा ज़ोर का धक्का दिया कि दोनों ही उसी झोपड़ी में जा गिरे और दरवाज़ा जो कि झोपड़ी का था वो अपने आप खुला और हमारे अंदर गिरने के बाद अपने आप एक धड़म्स की आवाज़ के साथ बंद हो गया। ये सारी ही बात देखते हुए अनमोल बहुत डर गया था। अनमोल मन ही मन सोच रहा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ, कि तभी ही
उसके मन में एक तरकीब सूझी और उसने एकदम आराम से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ है तेरी माँ, ले आ, आज उसकी ख्वाहिश हम ज़रूर पूरा करेंगे। अनमोल की ये बात ख़त्म ही हुई रहेगी कि पता नहीं कहाँ से एक झटके से वो आदमी सामने आ खड़ा हो गया और उसने बोला, अब तू मेरी बात माना ना। जिस पर अनमोल ने कहा कि मैं नहीं, मुझे तो जाना है क्योंकि मेरी माँ की जान खतरे में है। इंसानी मांस और इंसानी दिल खाना है तो ये मेरा दोस्त जो गिरा पड़ा है, इसका गोश्त और इसका दिल निकाल के तेरी माँ को खिलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अनमोल का दोस्त अनमोल को एकदम गुस्से वाली नज़र से देखने लगा। उसने मन में सोचा कि यहाँ मेरी हालत इतनी ख़राब है और मेरा दोस्त है जो मेरा ही सौदा कर रहा है। इसके बाद उसने अपने दोस्त को टांग से पकड़ा और घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया। हालांकि अनमोल उस आदमी को ये दिखाना चाहता था कि देख मैं कैसा अपने दोस्त का आज मांस तेरी माँ को खिलाऊंगा, जबकि उसका मन बिल्कुल ही साफ था। कमरे में जाने के बाद दोनों ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, लेकिन कमरे में वहाँ कोई नहीं था। उन लोग ने कमरा अंदर से बंद भी कर दिया। उसके बाद अनमोल ने वही कमरे की दीवार पे एक ज़ोर की लात मारी, जिससे दीवार वहीं चकनाचूर हो गई। अनमोल ने अपने दोस्त को उठाया और उसको कहा, भाग यहाँ से, चाहे ये जो भी रास्ता हो, लेकिन मुझे उम्मीद है ये रास्ता कहीं ना कहीं रोड पर जाकर ज़रूर मिलेगा। दोनों जी जान लगा के वहाँ से भागे और वाकई में कुछ देर भागने के बाद वो मेन रोड पर पहुँच ही गए। वहाँ जाकर दोनों की जान में जान आई, लेकिन जिस जगह वो लोग पहुँचे वहाँ से उनकी गाड़ी उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब भी गाड़ी के पास पहुँचने उन्हें कम से कम 5 मिनट और भागना था। वो लोग वहाँ बिल्कुल नहीं रुके और ज़्यादा ताकत लगाकर वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में जाकर बैठे और जैसे ही गाड़ी को अनमोल के दोस्त ने सेल्फ मारा, वैसे ही वही आदमी गाड़ी की कांच पर आकर खटखटाने लगा। ये देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। अनमोल के दोस्त ने गाड़ी तो चालू कर चुकी थी, पूरा रेस देकर गाड़ी को वहाँ से ऐसा भगाया कि मुश्किल से 20 से 25 मिनट में वो लोग पक्के रास्ते पर पहुँच गए। वो क्या था और कौन था, ये बात आज तक वो दोनों को नहीं पता चली और ना ही तो गांव में कभी किसी ने इस बात का उनसे जिक्र किया। हालांकि वो लोग ने पूछताछ भी की, लेकिन कहीं से कुछ पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी अनमोल की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की तीसरी कहानी भी अनमोल ने भेजी है और हमारी ये तीसरी कहानी भी दूसरी कहानी से थोड़ी सी मिलती जुलती है। अनमोल बताते हैं कि उनका एक दोस्त था, मान लो काल्पनिक नाम हम उसे अंकित दे देते हैं। तो अनमोल बताते हैं कि अंकित एक मर्तबा अपने माँ से मिलने के लिए गांव जाना चाहता था, क्योंकि गांव में बहुत ज़बरदस्त कहत साली आ चुकी थी और उस समय इत्तेफाक से उसे कोई ट्रेन अपने गांव जाने के लिए मिल ही नहीं रही थी। हालांकि अंकित जब भी गांव जाया करता था तो पहले उसे एक बहुत लंबा सफ़र ट्रेन का तय करना पड़ता था। ट्रेन के बाद उसे वहां से बस या फिर कोई टांगा पकड़ना पड़ता था। उसके बावजूद भी वो बस या टांगा उसे अपने घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही उतार दिया करते थे। वहाँ से वो किसी से भी लिफ्ट मांग के या फिर कोई बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर पहुँच जाया करता था। एक मर्तबा की बात है, जब वो अपनी माँ से मिलने जाने का इरादा किया तब उसे कोई साधन नहीं मिला। बहुत मजबूर होके उसने एक ट्रक वाले से बात करी। ट्रक वाला भी उस समय माल को लेकर लंबा रास्ते पर जाने वाला था। अंकित ने उसको थोड़ा बहुत पैसा देकर अपनी बात मनवा ली और उसके साथ ट्रक में बैठ गया। वो ट्रक वाले ने तकरीबन रात के 12:30 बजे अंकित को अपने गांव के रास्ते पर उतार दिया। वहाँ से भी अंकित का घर बहुत दूर था।
अंकित ने सोचा, रात का समय है, लंबा रास्ता और पक्का रास्ता अगर लेगा तो उसे पहुंचने पहुंचने में सुबह हो जाएगी। इसीलिए उसने सोचा, क्यों ना एक जंगल का शॉर्टकट वाला रास्ता मार लिया जाए और जितना जल्दी हो सके घर पे पहुंच जाया जाए। लेकिन अंकित ऐसा बताता है कि जब वो ट्रक वाले ने उसे उस रास्ते पर छोड़ा तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं दूर दूर तक कोई नहीं था। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ जुगनू और झिंगुरों की आवाज़। इसके साथ ही साथ एक ठंडी हवा वहाँ पे चल रही थी, जिसकी वजह से झाड़ पे लटके हुए सूखे पत्ते टूट टूट कर अपने आप ही गिर रहे थे और वो भी एक अजीब सी चिरमिराती हुई आवाज़ कर रहे थे, जो कि माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना दे रहा था। ये सब देखने के बावजूद अंकित ने हिम्मत जुटाते हुए जंगल वाला रास्ता अपना लिया था। जंगल में धीमे धीमे चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया था। एक वक्त ऐसा आया कि अंकित ने सोचा, कहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। लेकिन अपने चारों तरफ कोई नहीं दिखने की वजह से वो अपने सफ़र पर चलता ही रहा। बहुत ज़्यादा थका हुआ अंकित अपने झुके कंधों के साथ और थके हुए कदमों के साथ चलता ही जा रहा था कि तभी ही उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंकित एक मिनट को एकदम से हैरान हो गया। वो ये सोचने लगा कि इस जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। एक बार को उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ गुंडे किसी लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो या फिर उसके साथ कुछ गलत करके भाग गए हो, जिसकी वजह से लड़की अपनी मदद के लिए रो रही है। अंकित का ज़मीर अंदर से उसे झंझोड़ दिया। इसीलिए घर जाने के बजाय उसने पहले उस लड़की की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अंकित का कहना है कि वहाँ सन्नाटा बहुत गहरा था। इतना गहरा सन्नाटा कि मानो अगर कोई 10 किलोमीटर दूर से भी आवाज़ लगाता तो शायद आवाज़ गूंजते हुए अंकित तक पहुंच जाती। अंकित उस रोने की आवाज़ का पीछा करने लगा। पीछा करते 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 तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर वो पैदल चला, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अंकित अपने गांव का रास्ता या फिर यूँ कहे अपने घर जाने का रास्ता उस जंगल से होते हुए बखूबी बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उस आवाज़ का पीछा करते करते वो अपने घर जाने का रास्ता भटक गया था। अंकित को जब आवाज़ नहीं मिली तो उसने सोचा, अब इस आवाज़ को जाने दो, ये जहाँ से भी आ रही है उसे वहीं अपने हाल पर छोड़कर मैं अपने घर पर ही चला जाता हूँ। लेकिन अब उसको अपने गांव का रास्ता जंगल से होता हुआ ढूंढना था। वो परेशान होकर चारों तरफ इधर उधर देखने लगा कि कहीं से उसे कोई मदद मिल जाए और उसे कोई रास्ता बता दे। लेकिन जैसा कि अंकित खुद भी जानता था कि उस घने जंगल में उस ठंड से भरी रात में उसे वहाँ कोई नहीं मिलने वाला था। इसीलिए वो खुद ही उतना थकने के बावजूद अपना रास्ता ढूंढने लगा। आखिर हुआ कुछ ऐसा कि बहुत ज़्यादा थकान की वजह से उसे एक झाड़ के नीचे कुछ देर बैठना ही पड़ा। वो अपने कंधे से भारी भरकम बैग उतार के अपने बाजू में रखा और वहीं कुछ देर बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आँख कब लग गई उसे खुद ही नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आँख एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुली। आवाज़ ऐसी पहले उसे लग रही थी जैसा कि आजू बाजू उसके बहुत सारे सांप हों, लेकिन आजू बाजू सांप तो नहीं थे। बहुत गौर से सुनने पे उसे ऐसा लगा कि कोई उसे आवाज़ के माध्यम से अपने पास बुलाना चाह रहा है। अंकित ने चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई, उसे वहाँ कोई नहीं दिखा कि तभी ही उसके सर पर कुछ हल्का सा सफ़ेद रंग का पानी जैसा गिरा। अंकित ने तुरंत ही मुंडी उठाकर ऊपर देखी तो देखा कि ऊपर
उसी झाड़ पर बहुत बड़ा एक चमगादड़ था। यानी इतना बड़ा चमगादड़ कि मानो अगर वो खड़ा हो जाए तो एक इंसान की साइज़ का चमगादड़ था। और उतनी रात में वो चमगादड़ बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। अंकित चमगादड़ को देखकर ऐसा डरा और ऐसा भागा कि उसने अपना वहाँ से बैग तक नहीं उठाया और भागते भागते पता नहीं कैसे वो एक छोटे से तालाब के पास जाकर रुका। जब तालाब के पास अंकित गया तो अंकित ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और झूम रहे हैं। अंकित को लगा कि शायद ये वही पंडित या संत या साधु लोग हैं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या में बैठते हैं। अंकित ने सोचा कि उनकी तपस्या को ख़राब करना सही नहीं होगा, इसीलिए वो उनके बाजू में जाकर चुपचाप बैठ गया और उनकी तपस्या के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। भला तपस्या तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अंकित ने फिर वही रोने की आवाज़ सुना जो कुछ देर पहले वो सुन रहा था और जिसकी वजह से वो अपने गांव का रास्ता भटक गया था। अंकित चुपचाप उठा और साधुओं के और भी ज़्यादा नज़दीक जाकर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसके मन में अपनी जान को खो देने का एक खतरा सा बन गया था। उनके पास जाकर जब वो बैठा तो उसने देखा कि वो जितने भी संत और साधु थे, उनकी आँख, उनकी नाक, उनका मुंह, उनके कान कुछ नहीं था। यानी सिर्फ शक्ल के जैसा ढांचा था, बाकी चेहरे पर कोई भी फेस का पार्ट नहीं था। अंकित ये देखकर घबरा कर वहाँ से उठा और फिर जी जान लगाकर जैसे ही वहाँ से भागने का सोचा ही था तो अंकित धड़म से गिर पड़ा। अंकित को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। अंकित ने जब अपनी नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि किसी ने पैर नहीं पकड़ा था, बल्कि वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसकी वजह से वो फिसल कर गिर गया। अंकित उठा और फिर भागने की कोशिश किया, लेकिन इस बार फिर से वो वहीं गिरा। इस बार उसने अपने पैर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि शायद उसे पता था कि वही लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी वजह से वो दोबारा गिरा। इस बार अंकित गलत था, क्योंकि इस बार अंकित का पैर सच में किसी ने पकड़ रखा था। एक हाथ जो कि ज़मीन के अंदर से निकला था और अंकित की पैर को ऐसा पकड़ा था जैसा कि औरतें हाथ में बंगड़ियाँ पहना करती हैं। यानी कि चारों तरफ से अंकित के पैर को बहुत ताकत से उसने पकड़ रखा था। अंकित ने बहुत ताकत, बहुत जान लगाई। उसके बाद कहीं जाकर अंकित का पैर उस हाथ से छूटा। अंकित ये सोच में पड़ गया कि ये हाथ ज़मीन से निकला, यानी ज़मीन में कोई इंसान शायद ज़िंदा हो सकता है। लेकिन अंकित जानता था कि इतनी रात में और इतने सुनसान जगह पे किसी इंसान का हाथ एक ज़मीन से बाहर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। अंकित समझ गया था ये कोई ऊपरी चक्कर है। अंकित वहाँ से जी जान लगा के भागा, लेकिन इस बार फिर जैसे ही वो भागने गया फिर से गिरा और इस बार अंकित ने देखा कि एक दूसरे हाथ ने उसका दूसरा पैर पकड़ रखा है। अंकित बहुत ज़्यादा डर गया, इतना डर गया कि डर के मारे उसने एक ज़ोर की चीख लगा दी। अंकित को ऐसा लगा कि शायद कोई वो उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने आ जाएगा, लेकिन उस जंगल में शायद ही कोई था जो अंकित की मदद करता। अंकित जब तीसरी बार गिरा तो उसे पता नहीं क्यों एकदम से दिमाग में वही बड़ा सा चमगादड़ आया। अंकित ने अपने दिमाग पर जब और ज़ोर डाला तो उसे याद आया कि वो चमगादड़ जो झाड़ पर लटक रहा था वो दरअसल लटक नहीं रहा था, वो तो बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर भी फेस का कोई पार्ट नहीं था। अंकित को जैसा जैसा ये सब याद आ रहा था वैसा वैसा उसके दिल का डर दुगना हो रहा था। अंकित कश्मकश में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। अंकित ने सोचा कि क्यों ना इसी तालाब में डुबकी लगा दी जाए। हालांकि ये बहुत बेकार बात थी, लेकिन
जब ऐसी हालत होती है तो आदमी समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अंकित ने पता नहीं क्या सोचा, क्या समझा कि उसने तालाब में एक डुबकी लगा दी। अंकित की डुबकी लगाते ही तालाब में उसे ऐसा लगा कि तालाब के अंदर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसे तालाब में जानबूझकर डुबाने की कोशिश कर रहा है। अंकित अब तालाब से बाहर निकलने का सोच रहा था कि तभी ही धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। इसमें ताज्जुब की बात तो ये थी कि बारिश सिर्फ अंकित के ऊपर हो रही थी, यानी कि आसपास कहीं पे बारिश का एक बूंद नहीं था। अंकित ने जब मुंडी उठाकर ऊपर देखा तो उसने अपने ऊपर वही चमगादड़ जैसे इंसान को पाया जिसको उसने झाड़ पर बैठा हुआ देखा था। अंकित ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। इससे भी ज़्यादा डरने वाली बात कुछ ये थी कि जब अंकित ने अपने सर पर हाथ लगाया तो तभी उसे महसूस हुआ कि ये पानी नहीं है, बल्कि वो आदमी या फिर यूँ कहो वो बड़ा सा चमगादड़ अंकित के ऊपर खून फेंक रहा था। अंकित की तो मानो अब सांस अटकने लगी थी। अंकित भागते हुए अपनी जान बचाते हुए ज़ोर ज़ोर से तैरकर तालाब के किनारे आया और जब बाहर आया तब उसे बहुत सारे कौवे ने मिलकर टोच मारना शुरू कर दिया। अब तो ऐसा हो गया था कि भूत से बचे या कौवे से। अंकित अब समझ चुका था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है। इसीलिए वो मन ही मन भगवान को याद करने लगा। चाहकर भी मुंह से नाम निकालना चाहता था, लेकिन नहीं निकाल पा रहा था। मानो उसके हलक की जो आवाज़ थी वो सूखे कांटों की तरह हलक में ही फंस गई थी। उतनी मुश्किलात के बावजूद अंकित वहाँ से जैसा तैसा उठा और भागने लगा, लेकिन वो कौवे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अंकित को मालूम था कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए ना वो अपने बैग की तरफ भागा और ना ही गांव के घर की तरफ, बल्कि वहीं भागने लगा जहाँ पर उस आदमी ने उसे अपनी ट्रक से नीचे उतारा था। और बहुत भागने के बाद आखिरकार अंकित वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही उसकी जान में जान आई। अंकित उस रास्ते पर चारों तरफ देखा, अब भी वहाँ कोई नहीं था। अंकित अब मन ही मन सोचने लगा कि करूँ तो क्या करूँ, कि उस वक्त उसके नसीब साथ दे दिए, या यूँ कहिए कि उसकी माँ की दुआ या शायद कोई उसका पुण्य का काम उसके आगे आ गया, कि तभी ही वहाँ से एक कार गुज़रते हुए नज़र आई। अंकित ने उस कार से लिफ्ट मांगी। उस कार वाले ने भी अंकित को अपने साथ बिठा लिया। फिर अंकित ने उसे सारी बात बताई और उसी कार वाले को कहा कि मुझे अपने घर तक छोड़ दे। अंकित का डर अब बहुत ज़्यादा कम भी हो चुका था, क्योंकि सुबह का सूरज और सुबह का उजाला आसमान पर दिखने लग गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। हमारी आज की चौथी कहानी ऋचा ने भेजी है। ये बात उनको उनके घर वालों ने बताया था। ऋचा बताती है कि काफ़ी साल पुरानी बात है ये, जब गांव में एक ही मास्टर जी हुआ करते थे, जो कि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिया करते थे। लेकिन वो मास्टर जी बहुत स्ट्रिक्ट थे और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि गांव की जो एक स्कूल थी उसकी मरम्मत के लिए जिस ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो ऑफिसर आया ही नहीं। शायद उसने पैसे खाकर वहाँ से भाग गया था। गांव की स्कूल की हालत इतनी ख़राब थी कि उसमें जाकर पढ़ाई करना या बच्चों को पढ़ाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वो मास्टर जी ने सारे ही बच्चों को अपने घर पर बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया था। सभी गांव के बच्चे उन्हीं के घर पर जाते और सुबह से लेके शाम तक वहीं पढ़ाई करके अपने अपने घर लौट आते। गांव के सभी माँ बाप ये समझते थे कि मास्टर को बच्चों से बहुत प्यार है,
क्योंकि मास्टर जी की शादी भी नहीं हुई थी, उन्हें कोई औलाद भी नहीं थी। तो सभी का ऐसा मानना था कि शायद उनको औलाद नहीं है, इसीलिए वो गांव के हर बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मास्टर जी के रूप में छुपा हुआ एक शैतान के बारे में ये बात कोई नहीं जानता था। पता नहीं कैसे एक दिन अचानक एक लड़की उन सभी बच्चों में से गायब हो गई। हालांकि लड़की के माँ बाप की बात मानो तो उनका कहना है कि वो सुबह रोज़ की तरह मास्टर जी के घर पर पढ़ने गई थी, लेकिन वहाँ से लौटी नहीं। और मास्टर जी की बात मानो तो मास्टर जी कहते थे कि वो शाम में सभी बच्चों के साथ अपने घर पर चले गए। हालांकि जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कुछ ऐसा बताया कि वो दोपहर तक हमारे साथ थी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गई, किसके साथ चले गई, किसी को कुछ उसका अता पता नहीं था। बहुत टाइम बाद जब ये राज खुला तब पता चला कि उस मास्टर जी ने ही वो बच्ची को पकड़कर उसका रेप कर दिया था और उसे जान से मार दिया था। जान से मारकर पता नहीं कहाँ गाड़ दिया या उसे फेंक दिया। ये बात तो आज भी एक राज ही है। लेकिन उसके बाद वो मास्टर वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद बताते हैं कि गांव में उस घर के आसपास भी कोई भटकना तक नहीं चाहता था, क्योंकि उस घर में से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। जब कुछ लोग एक मर्तबा तहकीक करने के लिए उस घर में जा घुसे तो उन्होंने देखा कि सामने मास्टर का टेबल हूबहू वैसी ही कंडीशन में रखा हुआ था जैसा मास्टर जी के वक्त पर था, और उस टेबल के ऊपर एक किताब भी थी। वो किताब के पन्ने अपने आप ही पलटते जा रहे थे। मास्टर जी की जो छड़ी हुआ करती थी वो छड़ी भी किताब के बाजू में वैसी ही रखी हुई थी। वो छड़ी कभी कभार हवा में उड़ती और उड़ते हुए कोई भी बच्चे की सीट के पास जाती और ऐसा घूमती जैसा कि वो किसी बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद वो फिर से टेबल पे आ गिरती। ये सब देखने के बाद गांव के सभी लोग समझ गए थे कि हो ना हो ये उसी बच्ची की आत्मा है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि शायद ये मास्टर जी की ही आत्मा है। हो सकता है उस बच्ची ने अपना बदला ले लिया हो और मास्टर को मौत के घाट उतार दिया हो। बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि शाम के समय जब बच्चे मास्टर के घर से आते थे तब जो उन लोगों में आवाज़ होती थी हंसने बोलने की, गाने की, वैसी ही आवाज़ शाम के वक्त मास्टर के घर के पास रोज़ सुनाई देती थी। ये सारी बातें तो ठीक थी कि फिर एक बार की बात है, एक बच्चा शाम के समय खेलते खेलते उसी घर में जा घुसा। अब बच्चा का ऐसा कहना था कि वो इसीलिए वहाँ गया था कि उसका बॉल उस घर में चला गया। उसने वहाँ जाने के बाद ज़ोर की चीख लगाई और बाहर आने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। जब गांव के बहुत सारे लोग मिलकर उस घर में घुसे उस बच्चे को बाहर लाने के लिए, तो देखा बच्चे के हाथ और बच्चे की पीठ, बच्चे के पैर भी बहुत बुरी तरीके से लाल हो गए थे। यानी अब वो मास्टर जी की आत्मा थी या उस लड़की की आत्मा। उन लोगों ने उसे छड़ी से बहुत मारा था। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस घर को बुलडोज़र से गिरा दिया और उसके बाद ये तकलीफ़ उन्हें कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की चौथी कहानी। आप लोगों को इसमें से जो भी पसंद आई तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।